नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। तो शुरुआत कर लेते हैं। आज हम देखेंगे DSSB PGT हिंदी के पाठ्यक्रम को, जो कि DSSB में PGT हिंदी के अंतर्गत सिलेबस क्या रहेगा, किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा, क्योंकि हर एक का अपना एक पाठ्यक्रम होता है। जैसे कि कहीं का भी आप देखोगे, KVS का देख लो, NVS का, या फिर किसी भी स्टेट का जहाँ पर TGT PGT परीक्षाएं होती हैं, उनमें एक अपना पाठ्यक्रम दिया होता है। लेकिन DSSB में ऐसा कोई पाठ्यक्रम ये इंक्लूड नहीं करते कि इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन पिछले सालों के प्रश्न पत्र के आधार पर और जहाँ तक हमने देखा है, समझा है पाठ्यक्रम को, तो हमने अपने टॉपिकों को डिसाइड किया हुआ है। इन टॉपिकों से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं के आधार पर ही हम अपनी तैयारी को करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं कि किन टॉपिकों से हमेशा DSSB में प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो PGT हिंदी का जो एग्ज़ाम है, 200 नंबर की हिंदी आएगी उसमें, और 100 नंबर का होगा जर्नल पेपर। तो टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो हम 300 नंबर का DSSB PGT हिंदी का जो पेपर होता है 300 नंबर का होता है, 300 मार्क्स का होता है। तो उसमें जो हिंदी का जो पोर्शन होता है हमारा 200 नंबर का होता है, जिसमें कि जो जर्नल का 100 नंबर का पेपर होता है उसमें भी 20 नंबर जो हमारे होते हैं व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो इसी तरह हमारे 220 नंबर जो होते हैं वे हिंदी सब्जेक्ट से ही संबंधित होते हैं, 220%, जिसमें कि 80% हमारे और अन्य अदर सब्जेक्ट के होते हैं, जिसमें कि रीजनिंग हुई, जीके, मैथ और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट और अलग से होते हैं। लेकिन 220 नंबर तो हमें हिंदी में ही जो पक्के करने होते हैं। इन 220 नंबर में आप जितने से ज़्यादा अधिक से अधिक स्कोर करोगे उतना ही आपको सिलेक्शन के पास अपने आप को पाओगे। और साथ ही हमें इस 80 नंबर पर भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि दोनों पेपर का बैलेंस बनाते हुए तैयारी करनी है। किस प्रकार से हमारी क्या रणनीति रहेगी, कौन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं की चर्चा आज की क्लास में हम देख लेते हैं, करते हैं। किसी नए साल की जो शुरुआत हो रही है, तो नए सिरे से ही हम अपनी तैयारी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं किस प्रकार से हमें किन टॉपिकों को कवर करते हुए किस प्रकार से तैयारी करनी है। सबसे पहले देखते हैं हम भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो हमारे टॉपिक आते हैं उसमें हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जो कि हम बहुत अच्छे से पूरे संपूर्ण भाषा विज्ञान को अच्छे से समझ चुके हैं। और फिर एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगी मैं, और अधिक से अधिक जैसे जैसे हमारे टॉपिक कंप्लीट होते रहेंगे, प्रश्न उत्तरों को भी हम करते हुए चलेंगे। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जो हिंदी भाषा का उद्भव विकास किससे, जैसे हिंदी भाषा का किस प्रकार से विकास हुआ, जैसे कि सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश के बाद जो निकली अवहट, फिर धीरे धीरे जो हिंदी और हिंदीतर की जो भाषाएं निकल कर आई, उनका विकास किस प्रकार से हुआ, ये सभी तथ्य हमें देखने को मिलेंगे। फिर काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास, उसके बाद काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास, साहित्य हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उद्भव और विकास। इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा परीक्षाओं में, चाहे कोई भी TGT PGT परीक्षा हो या NTA नेट की हो। लेकिन DSSB के पाठ्यक्रम के अनुसार हम देखें तो इन सभी से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो देख लेते हैं। और मानक हिंदी का भाषा वैज्ञानिक विवरण, मानक हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी की बोलियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्गीकरण तथा क्षेत्र, हिंदी की बोलियों का परिचय भी पूछा जाता है। नागरी लिपि का विकास और मानकीकरण, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद हिंदी प्रचार के आंदोलन, प्रमुख व्यक्ति व संस्थाओं, इनसे ये जो टॉपिक है इससे संबंधित भी प्रश्न देखने को मिले हैं। जैसे कि राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र, ये जो कुछ हिंदी प्रचारक, दयानंद सरस्वती, कुछ जो प्रमुख व्यक्ति है, उन्होंने किस संस्था के वे व्यक्ति रहे, किसका प्रचार, किस
कौन सी संस्था के द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार किया, इन सभी तथ्यों को इसमें पूछा जाता है। और फिर राजभाषा और राष्ट्रभाषा से भी संबंधित प्रश्न आते हैं जो कि हिंदी के अंतर्गत पूछे जाते हैं, हमारे जो पीजीटी के एग्ज़ाम में हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद बात करें, ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक, एक तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट रही, जैसे कि हम एनटीए नेट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट यूनिट में भाषा विज्ञान को हमने देख लिया और भाषा विज्ञान के जो ये टॉपिक है इनको भी हमने देख लिया। इन टॉपिकों से अधिकतर प्रश्न देखने को मिले हैं हमें पिछली परीक्षाओं में। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य को इतिहास को हम 2 भागों में बांटते हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड के अंतर्गत जो है आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक की रचना, कवि और उनकी रचनाओं को हम देखते हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इस प्रकार से जितने भी उनके अंतर्गत प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं रही उन सभी को हम काव्य खंड के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद जब गद्य खंड की बात करें तो गद्य खंड के अंतर्गत हमें जैसे कहानी का विकास किस प्रकार से हुआ, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी, आलोचना, इन सभी को हम गद्य खंड के अंतर्गत रखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत किन किन टॉपिकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में। वो है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमें देखने को मिले हैं। एक है हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा, यानी हिंदी साहित्य इनका इतिहास दर्शन जो है टॉपिक है, वो उसमें से हमेशा प्रश्न बनते हैं। और जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन कौन सी रही, कौन सी सबसे पहले किस पद्धति में हिंदी साहित्य लिखा गया, जैसे वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया, किसने अपनाया, और कौन कौन उनके किन लेखकों ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत की। इस प्रकार से पद्धतियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेखन परंपरा से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ रहे। तो ये हम बिल्कुल डिटेल से कर चुके हैं एक बार तो, फिर लेकिन जब हम अब अपनी तैयारी को बिल्कुल नए सिरे से बिल्कुल एक एक टॉपिक को समझते हुए कंप्लीट करते हुए अगर चलेंगे, साथ साथ उसके प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो एक बार हम अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा से जब हम रिवीजन करेंगे तब सभी टॉपिकों को एक बार फिर से रिवाइज करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हम भक्ति काल में आ चुके हैं। भक्ति काल के अंतर्गत हमने संत काव्य परंपरा को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम सूफी काव्य परंपरा को कंप्लीट करके निर्गुण काव्य धारा के सभी प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे, सभी प्रश्न एमसीक्यूज करेंगे। जितनी हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जितने अधिक प्रश्नों को करेंगे हमारे लिए उतना ही ज़्यादा हमें मददगार साबित होगा परीक्षा में। तो देख लेते हैं हिंदी साहित्य लेखन परंपरा से संबंधित जो हमारा ये टॉपिक है, इससे संबंधित इन टॉपिकों से हमें पिछली परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिले हैं। लेखन परंपरा से, हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ से, पद्धतियों से, और प्रश्न जो पत्र पत्रिकाएँ हैं, हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ कौन सी रही, उनसे संबंधित भी हमें प्रश्न देखने को मिले हैं। काल विभाजन और नामकरण कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम कितने कालखंडों में हमने बांटा है और किन किन विद्वानों ने उसका नामकरण किस प्रकार से दिया है, ये भी हमने देखा है। फिर बात कर लेते हैं अलग अलग कालों की, जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और ये देख लेते हैं आदिकाल की जो समय सीमा 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक रही। यहाँ से भी आदिकाल से संबंधित भी प्रश्न बनते हैं, काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं भाई आदिकाल और भक्तिकाल से टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में। तो भक्तिकाल के अंतर्गत 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक इसका जो समय सीमा रही भक्तिकाल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर रीतिकाल 1650 से लेकर 1850 तक इसका समय रहा। रीतिकाल से भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले हैं, जैसे कि रीति बद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवियों से संबंधित जितने भी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं या उन कवियों की और अन्य कोई विशेषता रही है, तो इन सभी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर
आधुनिक काल थोड़ा हमारा लंबा है और आधुनिक काल से प्रश्न भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आधुनिक काल जो कि कई समय देखें तो हम 1850 ईस्वी से लेकर अब तक का जो समय रहा है वो आधुनिक काल ही माना जाता है। आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग जिसे जागरण सुधार काल कहा गया है, 1900 से लेकर 1918 या 20 तक का जो काल रहा वो द्विवेदी युगीन काल रहा है। द्विवेदी युगीन जो काल रहा है उसे जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता ही है। छायावाद युग 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक के काल को हम छायावाद युग कहते हैं। जैसे कि जयशंकर प्रसाद की जो झरना जो उनकी कविताएं रही थी वो छायावाद की एक तरह से कहे तो शुरुआती कविता रही है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता रही है छायावादी झरना से ही उन्होंने अन्य जो रचनाएं है अपनी छायावाद में करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद प्रगतिवाद 1936 से लेकर 1942 तक का जो समय रहा प्रगतिवाद माना जाता है। फिर है हमारा प्रयोगवाद और नई कविता आती है। तो आधुनिक काल कहने का मतलब ये है कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं हैं, चाहे एनटीए नेट की हो या अन्य स्टेट की हो या DSSS की हो, सभी के पाठ्यक्रम में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता, इनसे संबंधित तो हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर परीक्षाओं में। फिर बात करते हैं हिंदी के गद्य विधाओं की। तो उपन्यास से संबंधित पूछे जाते हैं प्रश्न, कहानी से संबंधित भी, नाटक से संबंधित भी, एकांकी से संबंधित भी, निबंध से और आलोचना, इन टॉपिकों से भी संबंधित से भी हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। एक तरह से देखें तो हमारा जो ये पाठ्यक्रम है हमें बहुत बड़ा दिखाई देगा, बहुत मतलब लेंथी आपको लगेगा कि इतनी चीज़ों को हम किस प्रकार से हम कवर करें, किस प्रकार से हमारा जो ये पाठ्यक्रम है कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन अगर हम हार्ड वर्क करते हुए स्मार्ट तरीके से अगर हम अपनी तैयारी को करेंगे तो सिर्फ ये जो हमारा पाठ्यक्रम है एक मुट्ठी में समा जाएगा। मुट्ठी भर पाठ्यक्रम है, इतने ज़्यादा डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले आपको क्या करना है इसकी भी रणनीति पर हमने आगे बात करनी है। तो थोड़ा सा हम इस और अन्य जो टॉपिक हैं इनको देखते हुए थोड़ी सी रणनीति पर भी इसकी चर्चा करेंगे, हमें करना किस प्रकार से है इस पाठ्यक्रम को। तो देख लेते हैं हिंदी गद्य की अन्य विधाएं। हिंदी गद्य की अन्य विधाओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, रिपोर्टराज, डायरी, पत्र साहित्य, भेंटवार्ता आदि, इन सभी जो विधाएं हैं जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, तो काफ़ी सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो पूछ लिए जाते हैं कि सबसे प्रथम जीवनी कौन सी है, प्रथम आत्मकथा कौन सी मानी जाती है। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखे हैं प्रमुख रचनाएं हैं, उन्हीं वही रचनाएं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल से एक एक टॉपिक को कंप्लीट करा दूँगी प्रश्न उत्तरों सहित। तो देख लेते हैं आगे, थोड़ा काव्य शास्त्र पर बात कर लेते हैं। एक टॉपिक और होता है हमारा काव्य शास्त्र, जो कि पीजीटी हिंदी में लगभग काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और लेकिन टीजीटी हिंदी में इसका जो है थोड़ा सा कम प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है टीजीटी हिंदी में इससे काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते, उसमें भी पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम होती है। लेकिन पीजीटी हिंदी के अंतर्गत इनका एक अपना महत्व होता है। और रस, छंद, अलंकार, ये भी हमारे काव्य शास्त्र के टॉपिक में ही शामिल किए गए हैं, इनमें ही पूछ लिए जाते हैं। और साथ ही संपूर्ण हिंदी व्याकरण से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। संपूर्ण व्याकरण जो है वो भी हमें कर के जानी है, जो जैसे कि मैंने बताया जनरल पोर्शन में भी 20 नंबर की हिंदी व्याकरण आती है, उसमें भी काम आएगी। और ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न 200 नंबर का जो हमारा हिंदी संबंधी प्रश्न होगा तो उसमें केवल साहित्य के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें हिंदी के प्रश्नों के भी
अच्छी खासी संख्या होती है। आप लोगों को ने ये पिछले परीक्षाओं में देख ही लिया होगा, काफ़ी महत्व होता है हिंदी व्याकरण का। तो कंप्लीट संपूर्ण हिंदी व्याकरण को कर करके जाना है हमें। रस, छंद, अलंकार के टॉपिक को अच्छे से करना है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार के काव्य शास्त्रियों के संबंध में जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित हमें सभी तथ्यों को देखते हुए जाना है। उसके बाद बात करते हैं एक जो टॉपिक और होता है हमारा, जो पीजीटी हिंदी DSSB में पूछा जाता है, वो है अभिव्यक्ति और संचार माध्यम। अभिव्यक्ति संचार माध्यम, ये जो हमारी पुस्तक लगी हुई है, ये 11th और 12th की एक ही पुस्तक है। 11th और 12th दोनों की अभिव्यक्ति और संचार माध्यम, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके अंतर्गत जो है संचार क्या है, संचार के जो माध्यम है, और पत्रकारिताएं क्या है, ये इनसे संबंधित जो प्रश्न मिलेंगे आपको। अभिव्यक्ति और संचार 11th-12th की बुक होगी, उसमें आपको पूरा का पूरा जो ये टॉपिक है आपको इसमें कवर हो जाएगा। और इसके भी हमने नोट्स तैयार कर रखे हैं। तो जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक को करते हुए चलेंगे, साथ साथ प्रश्नों को भी करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि परीक्षा की जो तैयारी होगी हमारी बहुत ही अच्छे से हो जाए। और जो ये तैयारी है, ये आपको केवल DSSB पीजीटी हिंदी के नहीं, जैसे UPTGT पीजीटी या फिर MPTGT पीजीटी झारखंड या फिर NTA NET सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं आगे हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियाँ। आजकल जो ये है 20 नंबर का जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 200 नंबर की हमारी हिंदी होती है, इसी में 20 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वे होते हैं हमारे हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियों से संबंधित। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, NTA NET की परीक्षाओं में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के आधार पर प्रश्न बनते हैं NTA NET की परीक्षाओं के अनुसार ही। इसके अंतर्गत जैसे कि NTA NET में फर्स्ट प्रश्न पत्र में जो शिक्षण विधियाँ और ये शिक्षण हिंदी शिक्षण पेडागोजी ये दी हुई है, उन्हीं को देखते हुए थोड़ा सा डेप्थ प्रश्न पूछे जाते हैं। CTET की तरह प्रश्न नहीं पूछे जाते इसके अंतर्गत। तो इसमें हमें थोड़ा सा अपने जो सिलेबस है, अपने पाठ्यक्रम को थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए तैयार करना है। तो उसके बाद अंतिम जो टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण कथन। जितने भी हमने ऊपर टॉपिक पढ़े हैं इनसे संबंधित जो इतने भी महत्वपूर्ण कथन बनते हैं, जैसे कि आदिकाल में अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग आलोचकों ने अपने कथन रखे हैं। जैसे कि आदिकाल के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य के संबंध में कुछ कहा है, सिद्ध साहित्य के संबंध में कुछ कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जैसे कि कबीरदास जी के संबंध में, भक्ति काल के संबंध में, भक्ति काल का उदय किस प्रकार से हुआ, अलग अलग विद्वानों ने अपने कथन कहे हैं। इसी प्रकार रीतिकाल के अंतर्गत भी काफ़ी सारे कथन देखने को मिलेंगे आपको। और आधुनिक काल के अंतर्गत भी, जैसे कि कविता क्या है, कविता के बारे में जो जितने भी कविता परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, जैसे पंत जी की ये पंक्ति है, इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण कथन बनते हैं हर एक काल के अपने अपने अनुसार और विभिन्न विद्वानों के द्वारा, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, रामचंद्र शुक्ल हो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो, रामविलास शर्मा हो, या गणपति चंद्रगुप्त हो, या डॉक्टर नगेंद्र हो, अलग अलग जितने भी आलोचक हुए हैं उन्होंने अलग अलग कालों या जो जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं इनसे संबंधित अपने एक महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, उनको भी हमें एक जगह इकट्ठा करके जो बार बार परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या NTA NET की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उनको कंप्लीट करना है। तो ये था हमारा जो है हिंदी का जो DSSB में पूछे जाने वाला पाठ्यक्रम। देखने में आपको बड़ा लगेगा, मैंने एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से नहीं समझाया है, खोल करके इस टॉपिक से इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि बात ही कर लेती हूँ मैं, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य प्रयोजन, रस सिद्धांत, काव्य अलंकार, जो रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति, औचित्य, जो संस्कृत काव्य शास्त्रियों की रचनाएं, इसी प्रकार रस से संबंधित जो जितने भी ये भटलोलट का उत्पत्ति
वाद शंकु का अनुमितिवाद भट्टनायक का अभिव्यक्तिवाद। मैंने बिल्कुल डिटेल से एक एक टॉपिक के एक एक क्वेश्चन को न समझाते हुए बिल्कुल आपको मोटा मोटा हिंट, सिलेबस का हिंट दिया है कि इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह इन टॉपिकों को उठाते हुए हमने बिल्कुल डिटेल से जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न उन्हीं पर फोकस करते हुए इसी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डेप्थ करते हुए अपनी तैयारी को करना है भाई। अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी रणनीति पर। सफलता के लिए क्या करें, क्या रणनीति हम ऐसी अपनाएं, क्या ऐसा करें जो कि हमारा ये जो पाठ्यक्रम है ये भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए और इसकी जो परीक्षा की हमारी तैयारी भी अच्छे से हो जाए। तो इस सफलता पाने के लिए हमें करना क्या होगा, तो हमें सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल आप लोगों को पता ही है, और टाइम टेबल भी आप लोग अपने अनुसार ही बना सकते हो। कोई बच्चा है बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर रहा है और कोई बच्चा है कि जिसने एक बार संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है और फिर रिवीजन के तौर पर अपने जो तथ्यों को या अपने जो चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। तो अब टाइम टेबल आप लोग अपने अपने अनुसार बनाओगे, लेकिन जो शुरुआती बच्चा है जो बिल्कुल शुरुआत कर रहा है तो उसे थोड़ा अधिक टाइम देने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि 6 से 7 घंटे आप लोगों को अपनी पढ़ाई के लिए अवश्य ही निकालने होंगे, जिसमें कि आप लोगों को सेकंड पेपर की भी तैयारी करनी है और फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करनी है। जैसे कि सेकंड पेपर के अंतर्गत जो हिंदी आएगी 200 नंबर की उसकी तैयारी करनी है और जो 100 नंबर की जो जनरल पेपर है उसकी भी तैयारी करनी है। दोनों का बैलेंस बनाते हुए आप लोगों को तैयार करना है। इस तरह टाइम टेबल सेट करना है कि इन दोनों का आप लोगों को पास कम से कम 3-3.5 घंटे आपको हर एक दोनों पेपर के लिए निकल जाए। अब बात कर लेते हैं, टाइम टेबल आपने बना लिया अपने अनुसार, 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल लिए। और दूसरी बात करते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के संपूर्ण पाठ्यक्रम की बेसिक आधार तैयार करना है। सबसे पहले आप लोगों को जो जितना भी ये मैंने आप लोगों को पेपर 2 का जो पाठ्यक्रम बताया है, जैसे हिंदी, केवल हिंदी का जो पाठ्यक्रम आप लोगों को बताया, इसकी बेसिक समझ लेनी है। जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं जिनका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है तो उनके को तो बेसिक समझ हो ही गई होगी। उनको क्या करना है, उनको जितने अधिक से अधिक PYQ और MCQ पर अपनी प्रैक्टिस सेट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनको अपना बेस तैयार करना है, बेसिक चीज़ जो कि समझ लेनी है कि आदिकाल क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से साहित्य रचे गए, किस साहित्य की क्या विशेषताएं रही और किस प्रकार से तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे तथ्य रहे, किन किन आधारों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह हर एक काल की अपनी एक बेसिक समझ तैयार करना है। एक बार आप लोगों को संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल आराम से और समझ के साथ पढ़ना है ताकि आपका बेस तैयार हो जाए। उसके बाद जब बात करें तीसरे पॉइंट पर, तो अपने खुद के नोट्स बनाएं। जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी संस्था से जुड़कर तैयारी कर रहे हो या फिर किसी बुक के आधार पर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और आजकल तो यूट्यूब पर भी इतना अधिक कंटेंट मिलने लग गया कि आप लोगों को बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी एग्ज़ाम की तैयारी करने में। तो काफ़ी मदद मिलेगी, हर एक जगह आप लोगों को चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। इंटरनेट का जो ज़माना चला हुआ है उसका फ़ायदा भी हमारे सामने है और नुकसान भी। आप लोग आज की जो युवा पीढ़ी आ रही है, बच्चों के साथ जैसा घटनाएं घट रही है आप लोगों को देखने को मिल ही रहा होगा। साथ साथ जितने हम इंटरनेट का अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करें उतना ही अच्छा है। तो देख लेते हैं तीसरे पॉइंट पर, जब हम खुद के नोट्स बनाएंगे अपने हाथ से, जब तक खुद नहीं लिखेंगे तो हमारे लिए उतना ही अधिक फ़ायदा होगा जितना हम खुद से नोट्स बनाकर करेंगे। ताकि जब हम रिवीजन करेंगे परीक्षा के समय तो हमारे वे शॉर्ट नोट्स जो बनाए, हमारे खुद के नोट्स बनाए होंगे, वो हमें बहुत ही अधिक काम आएंगे। बहुत जल्दी फिर हम उनको रिवाइज भी कर सकेंगे या फिर उनमें के अंतर्गत हमें कुछ और इंक्लूड भी करना होगा। तो हम उन तथ्यों को जो एक दूसरे से रिलेट होते हैं तथ्य, उनके पास हम लिख भी सकते हैं।
और फिर एक जगह आपको सभी तथ्य मिल जाएंगे। इस तरह आप लोगों को अपने नोट्स बनाना है, हर एक काल को समझते हुए पढ़ते हुए। जब तक आप अपने हाथों से खुद से कुछ चीज़ों को, तथ्यों को नहीं लिखोगे, तब तक आप लोगों को परेशानी ही होगी। तो देख लेते हैं आगे। उसके बाद जब आप चीज़ों की समझ कर लेते हो, खुद के नोट्स बना लेते हो और एक एक पूरे पाठ्यक्रम की बेसिक नॉलेज ले लेते हो, फिर आप लोगों को क्या करना है, विद सॉल्यूशन के साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने हैं। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, उसके पिछले सालों के जितने भी आप लोगों के पास प्रश्न पत्र उपलब्ध हो जाए, मिल जाए, आप लोगों को सभी प्रश्न पत्रों को विद सॉल्यूशन के साथ करना है। प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न, जैसे कि व्याख्या सहित प्रश्नों की जो हमारी सीरीज चली हुई है, एक प्रश्न के साथ और एक प्रश्न के साथ साथ हम उस प्रश्न से संबंधित सभी तथ्यों को करते हुए चल रहे हैं। तो इससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि नए तथ्यों की भी जानकारी होगी और फिर बार बार एक तथ्य आपके सामने जब आएगा, बार बार आपके पास सामने आने से ही रिवीजन आपकी जब बढ़ेगी, तभी चीज़ें याद हो पाएंगी। जैसे एक सन आपके सामने बार बार जैसे कि मैं आपको उदाहरण के रूप में, जैसे कि मैं आपको बता देना, मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है भारत भारती, उसका सन क्या रहा है, मतलब उसका सन क्या रहा। जब बार बार आपके सामने 1912 इस तरह आएगा कि भारत भारती का सन 1912 तो बार बार आएगा, तभी आपको याद होंगे। मुझे भी ये सभी तथ्य तभी याद रह पाए थे जब मैंने बार बार रिवाइज की थी। और इसी तरह से मैंने अपना NTA नेट भी निकाला था कि बार बार जब हमारे सामने मैंने चीज़ों को रिवाइज किया था, क्वेश्चन आंसर अधिक से अधिक क्वेश्चन आंसर लगाने की कोशिश करी थी, तो तभी सफलता मिलती है। मैंने आप लोगों को बार बार मैं इस बात को भी बता देना चाहती हूँ कि निरंतर अभ्यास से ये सफलता मिलती है। तो ऐसा किसी के पास भी जादू की छड़ी नहीं है जो आपके एक बार घुमाए और सभी चीज़ें आपको याद करा दे। मेहनत आप लोगों की खुद की होगी। आप जितना अधिक अपनी तैयारी के लिए मेहनत करोगे, उतना ही आपको परीक्षा में लाभ मिलेगा। तो आज सिर्फ मेरा मकसद इतना ही था कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे, करना कैसे है, किस प्रकार से क्या किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार पाठ्यक्रम को आप लोगों को समझाना था। तो उसके बाद आप लोगों को पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को करते हुए चलना है। जैसे बीच बीच में जितने भी आप लोगों को पिछले सालों को प्रश्न पत्र मिले, उनको करते हुए चलना है। साथ साथ आपको जैसे जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हो, तो उसके साथ साथ उस टॉपिक से संबंधित जितने अधिक प्रश्न मिले आप लोगों को हल करने हैं। ये तथ्य भी ये भी बात आपको याद रखनी है कि आप लोगों को जितने भी जो टॉपिक आप कंप्लीट करो, उसके अधिक से अधिक प्रश्नों को हल भी करना होगा आप लोगों को। ये इस तरह से, जैसे हम भक्तिकाल के जैसे आदिकाल के अंतर्गत हमने आदिकाल को कंप्लीट किया, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी किया है। उसके बाद जैसे हम भक्तिकाल की शुरुआत कर रहे हैं, तो भक्तिकाल के अंतर्गत हम निर्गुण काव्य धारा को जैसे ही कंप्लीट करेंगे, तो निर्गुण काव्य धारा के प्रश्नों को करेंगे, फिर सगुण काव्य धारा को कंप्लीट करेंगे, फिर सगुण काव्य धारा से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, फिर एक बार पूरे संपूर्ण भक्तिकाल से संबंधित प्रश्नों को भी करेंगे। तो इस प्रकार से जितने अधिक प्रश्नों को हम करेंगे, उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार से सफलता की रणनीति को हमने देखा है कि किस प्रकार से हम तैयारी करेंगे तो किस प्रकार हमें सफलता मिलेगी। तो आज के सिर्फ बताने का मेरा इतना ही उद्देश्य है कि आज नया साल है और आज से आप अपना टाइम टेबल बना करके अपनी तैयारी जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये नहीं है कि आप केवल DSSB के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट से संबंधित आप तैयारी कर रहे हो, TGT PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप लोगों के पास उसके पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्यक्रम की एक कॉपी होनी चाहिए आपके पास, और साथ ही PYQ भी होने चाहिए आपके पास उसके, और उन्हीं के आधार पर ही आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओगे।
तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी भ्रमित नहीं करना चाहती कि आप ये बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो, इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अरे मुझे भी पता है बुक पढ़ने में कितना समय लगता है और किस प्रकार से हमें चीज़ों की समझ होती है। पहले आप लोग अपनी बेसिक समझ कंप्लीट करो, फिर समझ के लिए आप ये नहीं है कि आपको बुक नहीं पढ़नी है, बुक भी आपको पढ़नी है। जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास आप लोग पढ़ सकते हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, डॉक्टर नगेंद्र का, बच्चन जी का भी है जो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी के, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का भी है। इस प्रकार से बहुत सारे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास, अलग अलग विद्वानों द्वारा लिखे गए हैं। सभी अपने आप में एक अच्छा साहित्य इतिहास रहा है। सभी विद्वानों के ये नहीं कह सकते उस विद्वान का अच्छा है या उस लेखक का अच्छा नहीं है, उसका अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। सभी का बहुत अच्छा है। उन्होंने अपनी जो कंटेंट है बहुत अच्छा दिया गया है। जैसे जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है उसके अंतर्गत आपको जो काव्य खंड जो है रीतिकाल तक बहुत ही अच्छा मिलेगा आप लोगों को, और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन जी का है, उसके अंतर्गत आपको गद्य साहित्य बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें आपको कवियों के संबंध में बहुत अच्छा परिचय मिलेगा। तो अपने आप में हर एक साहित्य का इतिहास बहुत अच्छा है। समझ बेस आप लोगों को सभी साहित्य इतिहास को ही पढ़ने से होगी, किसी एक साहित्य के इतिहास से पढ़ने की आपकी नॉलेज कंप्लीट नहीं होगी। तो मैं सिर्फ आप अपनी परीक्षा को टारगेट बनाते हुए बिल्कुल स्मार्ट तरीके से तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा बुकों के चक्कर में मत पढ़ो, सिर्फ एक बुक पढ़ो आप, और उस बुक को कम से कम 10 बार पढ़ो, तभी आप सफल हो पाओगे। और जितने भी मैंने आपको टॉपिक बनाए हुए हर एक टॉपिक को समझते हुए करना है, साथ साथ उसके PYQ भी करने हैं और MCQ, जो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाए सभी के आपको MCQ करने हैं और PYQ करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। सबसे अधिक ज़्यादा जो सफलता का राज है वो है MCQ। जितने ज़्यादा MCQ करोगे, एक बार पाठ्यक्रम को समझकर, सभी टॉपिकों को समझ करके जितने उससे संबंधित MCQs लगाओगे उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। बस इतना ही मैं आपको बता देना चाहती थी। तो वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। और रही बात हमारी जो हम किस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, हम एक एक टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हुए, कंप्लीट करते हुए, सभी तथ्यों को कंप्लीट करके, पूरे के पूरे टॉपिक को कंप्लीट करके, साथ साथ उसके MCQs भी करते हुए चल रहे हैं। MCQ जो और उसके साथ ही हम वीक में 2 दिन सैटरडे और संडे, वीक में 2 दिन सैटरडे और संडे PYQ कर रहे हैं, और विद सॉल्यूशन यानी व्याख्या सहित प्रश्नों की हमने सीरीज चलाई हुई है। साथ साथ हम अब जो है हिंदी व्याकरण से संबंधित भी क्लास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो हर रोज़ हमारी जो है 6 बजे क्लास होती है शाम को हिंदी साहित्य की। तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर TGT PGT परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, और जो ये तैयारी आप लोगों को NTA NET में भी काफ़ी मददगार आपके साबित होगी। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।